20 मई 1940 को पहले कैदी ऑस्विचिम के बाहरी इलाके में एसएस द्वारा स्थापित नए यातना शिविर में पहुंचे। जो एक अस्थायी सुविधा के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही नाजी दमन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ऑनश्विट्स पर्यटन मानचित्र पर नहीं था, लेकिन हर दिन सैकड़ों लोगों को लेकर ट्रेनें विद्युतीकृत बाड़ों और सक्रिय चिमनियों के बीच सीधे परिसर के हृदय स्थल तक पहुंचती थीं। कोई पर्यटक नहीं आया, कैदी आए। यात्रा पहला फिल्टर था। बिना खिड़कियों वाली गाड़ियां, बिना पानी वाली, बिना सीटों वाली। अंदर 80 से 120 लोग कई दिनों से खड़े थे। वहां पहुंचने पर वहां कोई सिविल रिकॉर्ड नहीं था। केवल एक हाथ बाएं या दाएं का संकेत देता है, काम या उन्मूलन। विनाश की मशीनरी वास्तव में कैसे काम करती थी? ये चित्र ऐसा क्या दिखाते हैं जो पहले कभी नहीं दिखाया गया, और वे इतने लंबे समय तक जनता की नजरों से दूर क्यों रहे? ऑनश्विट्स वह शिविर जो मौत का जाल बन गया। 1940 के वसंत में जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया था, रीच अधिकारियों ने ऑस्विचिम शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पूर्व पोलिश सैन्य बैरक को आधुनिक इतिहास में सबसे बड़े औद्योगिक मृत्यु परिसर में बदल दिया। ऑश्विट्स का स्थान आकस्मिक नहीं था। दक्षिण पश्चिमी पोलैंड में एक क्षेत्र जिसका नाम कब्जाधारियों ने अपर सिलेसिया रख दिया था, इस स्थान ने महत्वपूर्ण सैन्य लाभ प्रदान किए। महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों से निकटता, प्रमुख शहरी केंद्रों से पर्याप्त अलगाव तथा रीच के उद्देश्यों के लिए अनुकूल पूर्व मौजूदा बुनियादी ढांचा। पोलिश राजनीतिक कैदियों के लिए एक शिविर के रूप में शुरू हुआ यह शिविर बाद में 3 परस्पर जुड़े शिविरों की एक प्रणाली में बदल गया, जिसे नजरबंदी, जबरन श्रम और अंततः व्यवस्थित विनाश के लिए डिजाइन किया गया था। रेलवे प्रणाली मौत की मशीनरी की मुख्य धमनी बन गई। यूरोप भर के स्टेशनों से सैकड़ों लोगों को लेकर बसें रवाना हुईं, जिन्हें अपने वास्तविक गंतव्य का पता नहीं था। मूलतः पशुओं या माल के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए इन वैगनों में सीटें, कार्यात्मक खिड़कियां या स्वच्छता सुविधाएं नहीं थीं। प्रत्येक डिब्बे में 80 से 120 लोग सवार होते थे, जिन्हें यात्रा के दौरान खड़े रहने के लिए मजबूर किया जाता था। यह यात्रा 10 दिनों तक चलती थी। इन नारकीय यात्राओं के दौरान प्यास, भूख और वायु संचार की कमी लगातार पीड़ा बन गई। अत्यधिक तापमान ने पीड़ा को और बढ़ा दिया। गर्मियों में दमघोंटू गर्मी के कारण गंभीर निर्जलीकरण हुआ। सर्दियों में जमा देने वाली ठंड के कारण हाइपोथर्मिया हुआ। जीवित बचे लोगों के विवरण में बताया गया है कि कैसे बीमार, वृद्ध या छोटे बच्चे अक्सर यात्रा के दौरान मर जाते थे, जिससे अन्य यात्रियों को शिविर पहुंचने तक शवों के साथ जगह साझा करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। यात्रा का अंतिम चरण तथाकथित जुडेन रैंपे पर समाप्त हुआ, जो ऑश्विट्स एक और बिर्केनौ के बीच स्थित एक उतराई मंच था। 1944 के बाद से रेलवे के विस्तार के साथ ट्रेनें सीधे बिर्केनौ तक पहुंचने लगीं, जिससे विनाश की प्रक्रिया में तेजी आई। आगमन के क्षण को एसएस द्वारा ली गई तस्वीरों में कैद किया गया था। गाड़ियों के छोटे छोटे छेदों से कांटेदार तारों और निगरानी टावरों के परिदृश्य को देखते हुए भ्रमित, थके हुए चेहरे। लैंडिंग के समय नियंत्रित अराजकता का दृश्य था। जैसे ही दरवाजे खुले, भयंकर रूप से भौंकते जर्मन शेफर्ड कुत्तों के साथ एसएस अधिकारियों ने जर्मन भाषा में आदेश दिया, रॉस, श्नेल, बाहर निकलो, जल्दी से। अंधेरे, भूख और प्यास के दिनों से भ्रमित कैदी काली वर्दी, हथियारों और हिंसा की दुनिया में पहुंच गए। पहला पृथक्करण तुरंत हुआ। एक तरफ पुरुष, दूसरी तरफ महिलाएं और बच्चे। जो परिवार वर्षों से एक साथ रह रहे थे, वे कुछ ही पलों में बिखर गए। अक्सर उन्हें अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। चयन शीतलन दक्षता के साथ किया गया। जोसेफ मेंजेले सहित एसएस डॉक्टरों ने कुछ ही सेकंड में यह आकलन कर लिया कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा। बाईं या दाईं ओर का एक सरल इशारा विपरीत नियति निर्धारित करता है। वृद्धों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों तथा स्पष्ट रूप से बीमार या कमजोर व्यक्तियों को कीटाणुनाशक स्नान के बहाने सीधे गैस कक्षों में ले जाया जाता था। जो लोग काम करने लायक मजबूत दिखाई दिए, उन्हें अस्थायी रूप से बख्श दिया गया। हालांकि कई लोगों के लिए इसका मतलब केवल मौत की ओर लंबा रास्ता तय करना था। श्रमिक के रूप में चुने गए लोगों के लिए अमानवीयकरण की एक व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले उन्हें पंजीकरण कक्ष में ले जाया गया, जहां उन्हें नग्न होना पड़ा तथा अपनी अंतिम संपत्ति को त्यागना पड़ा, जो उन्हें उनके पूर्व जीवन से जोड़ती थी। पुरुषों और महिलाओं दोनों के बाल पूरी तरह से मुंडे हुए थे। यह प्रथा, जिसे एक स्वास्थ्यकर उपाय के रूप में उचित ठहराया गया, एक मनोवैज्ञानिक कार्य भी पूरा करती थी। वैयक्तिकता को समाप्त करना
मानव को एक अनाम समूह के भीतर समान इकाइयों में बदलना। कैदी संख्या का आवंटन विवैयक्तिकीकरण प्रक्रिया का अगला चरण था। सुई की तरह दिखने वाले एक उपकरण का उपयोग करते हुए शिविर के अधिकारियों ने प्रत्येक नए कैदी की बाईं बांह पर एक संख्यात्मक अनुक्रम का टैटू गुदवाया। यह दर्दनाक और अपमानजनक प्रक्रिया अंतिम परिवर्तन का प्रतीक थी। वे अब नाम वाले लोग नहीं थे, बल्कि सूची में दर्ज संख्याएं थीं। शिविर के आंतरिक प्रशासन में इन नंबरों ने पिछली पहचान को पूरी तरह से बदल दिया। निर्धारित वर्दी में खड़ी धारियों वाले नीले और भूरे रंग के वस्त्र शामिल थे, जो मोटे कपड़े से बने थे, जिससे त्वचा में जलन होती थी। जूते, जो अक्सर बेमेल लकड़ी के मोजे या पहले से घिसे हुए जूते होते थे, दर्दनाक छालों का कारण बनते थे। इस बुनियादी पोशाक के ऊपर प्रत्येक कैदी को अपनी छाती पर सिलकर एक रंगीन त्रिभुज पहनना पड़ता था, जिसका रंग नाजी वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत उसकी श्रेणी को दर्शाता था। लाल निशान वाले राजनीतिक कैदी, आम अपराधियों के लिए हरा, असामाजिक माने जाने वालों के लिए काला, यहोवा के साक्षियों के लिए बैंगनी, गुलाबी रंग समलैंगिकों के लिए। यहूदी, चाहे उनकी गिरफ्तारी का कारण कुछ भी हो, डेविड का सितारा बनाने वाला दोहरा पीला त्रिभुज पहनते थे, जो अक्सर उनकी उपश्रेणी के आधार पर किसी अन्य रंग के ऊपर लगा होता था। इस दृश्य कोडिंग से गार्डों को कैदी के प्रकार को तुरंत पहचानने में मदद मिली, जिससे विभेदित उपचार के अनुप्रयोग में सुविधा हुई। यहूदी हमेशा इस थोपे गए पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर रहते थे। उन्हें सबसे खराब कार्य सौंपा जाता था और सबसे क्रूर व्यवहार मिलता था। पंजीकरण प्रक्रिया के अंत में शिविर अभिलेखागार के लिए कैदियों की 3 अलग अलग कोणों से तस्वीरें ली गईं। इसके बाद उन्हें विशिष्ट बैरकों में नियुक्त किया गया, जहां एक कांपो, जो आमतौर पर एसएस द्वारा प्रदत्त अधिकार वाला एक अनुभवी कैदी होता था, उन्हें धमकियों और चेतावनियों के साथ शिविर के नियमों के बारे में समझाता था। बैरकों की व्यवस्था ने व्यवस्थित अमानवीयकरण का एक और पहलू उजागर किया। अधिकतम 700 लोगों के लिए डिजाइन की गई संरचनाओं में अक्सर 1000 से अधिक लोग बैठ सकते थे। 3 मंजिलों पर बिना उचित गद्दों के बनाए गए चारपाई बिस्तरों के कारण लोगों को जूं और खटमलों से भरे भूसे पर सोने को मजबूर होना पड़ा। बुनियादी अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष में हर इंच पर संघर्ष किया गया। शुरू से ही नए कैदियों को शिविर की कठोर वास्तविकता का ज्ञान था। किसी भी प्रकार की अवज्ञा, धीमापन या कमजोरी का परिणाम तत्काल दंड या मृत्युदंड हो सकता था। श्मशान घाट की चिमनियों से निकलता धुआं, जो शिविर के प्रत्येक स्थान से दिखाई देता था, निरंतर याद दिलाता रहता था कि चूक करने वालों का क्या हश्र होने वाला है। ऑशविट्ज के प्रवेश द्वार से होकर गुजरने वाले लाखों लोगों के लिए, जिसका शीर्षक था आर्बेत मास्ट फ्रेई, काम आपको स्वतंत्र बनाता है, प्रवेश की प्रक्रिया ने एक ऐसे अस्तित्व की शुरुआत को चिह्नित किया जहां मृत्यु कई रूपों में आ सकती थी। थकावट, बीमारी, भुखमरी, प्रत्यक्ष हिंसा या कई लोगों के लिए गैस कक्षों में। एक समानांतर ब्रह्मांड जहां सभ्य समाज के मानदंडों को निलंबित कर दिया गया है और उनकी जगह मौत के औद्योगिक उत्पादन के लिए समर्पित प्रणाली के अथक तर्क ने ले ली है। द डेथ क्लॉक, हाउ ऑशविट्ज वर्कड इनसाइड आउट। ऑशविट्ज परिसर महज एक कारावास का स्थान नहीं था। यह उत्पीड़न की एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई संरचना के रूप में कार्य करता था, जहां भौतिक पर्यावरण का प्रत्येक तत्व और दैनिक शासन का प्रत्येक पहलू एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता था। कैदियों का अंतिम थकावट तक अधिकतम शोषण। परिसर के स्थानिक संगठन से इस उद्देश्य पूर्णता का पता चला। मुख्य शिविर ऑशविट्ज 1 में पहले से मौजूद ईंटों से बनी बैरकों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें व्यवस्थित पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया था। बिर्केनौ या ऑशविट्ज 2, जो कि काफी बड़ा था, उसका लेआउट लगभग औद्योगिक था, जिसमें कैदियों की श्रेणियों के अनुसार विभेदित क्षेत्र थे। महिलाओं का शिविर, रोमा के लिए परिवार शिविर, पारगमन शिविर और संगरोध क्षेत्र। मोनोविट्ज या ऑशविट्ज 3 मूलतः जर्मन उद्योग आईजी फारबेन की सेवा करने वाले एक दास श्रम शिविर के रूप में संचालित होता था। संपूर्ण परिधि को 2 समानांतर पंक्तियों में व्यवस्थित विद्युतीकृत कांटेदार तार की बाड़ से घेरा गया था, जिसमें 6000 वोल्ट का विद्युत प्रवाह तत्काल मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। इन लाइनों के बीच एक निरंतर गश्त वाला निगरानी गलियारा फैला हुआ था। प्रत्येक 150 मीटर पर रणनीतिक रूप से स्थित निरीक्षण टावरों पर रात के समय मशीन गनों और शक्तिशाली सर्च लाइटों से लैस गार्ड तैनात रहते थे। भौतिक नियंत्रण की यह व्यवस्था स्थायी आतंक के मनोवैज्ञानिक शासन द्वारा पूरित थी।
इस संरचना के भीतर बैरकों में जानबूझकर अमानवीय स्थितियां प्रदर्शित की गईं। बिरकेनौ में ये सुविधाएं मूल रूप से 52 घोड़ों के अस्तबल के रूप में डिजाइन की गई थीं तथा इनमें अत्यधिक भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों में 1000 लोगों को रखा जा सकता था। 3 मंजिलों में व्यवस्थित लकड़ी के चारपाइयों में उचित गद्दे नहीं थे, जिससे कैदियों को परजीवी संक्रमित पुआल पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। पोलिश सर्दियों के दौरान जब तापमान अक्सर 0 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता था, थर्मल इंसुलेशन और पर्याप्त हीटिंग की कमी के कारण शीतदंश और गंभीर हाइपोथर्मिया की स्थिति पैदा हो जाती थी। स्वच्छता सुविधाओं में मानवीय गरिमा के प्रति पूर्ण उपेक्षा प्रदर्शित होती है। सैनिटरी ब्लॉकों में कंक्रीट चैनलों पर छेदों की लंबी पंक्तियां थीं, जिनमें गोपनीयता प्रदान करने के लिए कोई विभाजन नहीं था। इन स्थानों तक पहुंच निश्चित समय तक ही सीमित थी, जिससे सैकड़ों लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों को कुछ ही मिनटों के अंतराल में पूरा करना पड़ता था। टॉयलेट पेपर, बहते पानी या पर्याप्त धुलाई सुविधाओं की कमी के कारण ये स्थान संक्रमण के केंद्र बन गए, जहां पेचिश और टाइफस जैसी बीमारियां फैल गईं। ऑशविट्ज में दिन की शुरुआत भोर से पहले ही क्रूरतापूर्वक हो गई थी। सुबह 4:30 पर एक धातु की घंटी ने दिन की शुरुआत की घोषणा की। कैदियों के पास कपड़े पहनने, यदि पानी उपलब्ध हो तो जल्दी से नहाने तथा निरीक्षण के लिए कमरे को तैयार करने के लिए केवल कुछ ही मिनट का समय था। किसी भी प्रकार की देरी होने पर पिटाई या भोजन से वंचित करने की सजा दी जाती थी। पहला दैनिक अनुष्ठान अपेल या हाजिरी दिनचर्या का सबसे भयावह अनुभव था। मौसम की स्थिति चाहे जो भी हो, मूसलाधार बारिश, भारी बर्फबारी या अत्यधिक तापमान, सभी कैदियों को गिनती के लिए केंद्रीय चौक में बिल्कुल संरेखित पंक्तियों में खड़ा होना पड़ता था। यदि आंकड़े रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते तो इस प्रक्रिया में घंटों लग सकते हैं। यदि किसी कैदी की रात के दौरान मृत्यु हो जाती थी तो उसके बैरक के साथियों को शव को गिनती में शामिल करने के लिए वापस फॉर्मेशन में ले जाना पड़ता था। सुबह के अपेल के बाद दिन का पहला भोजन वितरित किया गया, एक गहरा कड़वा तरल जिसे कॉफी के रूप में देखा गया, जिसमें आमतौर पर कोई वास्तविक पोषण मूल्य नहीं होता था। इस नाश्ते के साथ कैदियों को उनके कार्य के अनुसार कोमांडो या कार्य समूहों में संगठित किया गया। कार्यस्थलों की ओर मार्च व्यवस्थित स्तंभों में किया जाता था। अक्सर कैदियों के ऑर्केस्ट्रा द्वारा बजाए जाने वाले संगीत की लय के साथ यह एक भयावह विरोधाभास था जो विकृत वास्तविकता की भावना को तीव्र करता था। ऑशविट्ज में जबरन श्रम की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी, जिनमें सभी अत्यधिक कठिनाई और खतरनाक परिस्थितियों से ग्रस्त थे। मोनोविट्ज में IG फार्बेन कारखानों में कैदियों ने सिंथेटिक रबर बुना के उत्पादन के लिए विषैले रसायनों को पर्याप्त सुरक्षा के बिना संभाला, जिससे उन्हें रासायनिक जलन और धीरे धीरे विषाक्तता का सामना करना पड़ा। पास की खदानों में अन्य लोग अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक वजन वाले ब्लॉकों को ढोकर पत्थर निकालते थे और यह काम कापोस की देखरेख में होता था, जो कमजोरी दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति को पीटने में संकोच नहीं करते थे। शिविर के भीतर बुनियादी ढांचे को चालू रखने के लिए कई कार्य किए गए। बैरकों का विस्तार करना, जल निकासी चैनलों की सफाई करना, सड़कों का रखरखाव करना और शौचालयों की सफाई करना। कैदियों का एक विशिष्ट समूह कनाडा नामक गोदामों में काम करता था, जहां वे नए आने वालों से जब्त किए गए सामानों को छांटते थे। कपड़े, जूते, चश्मे, कृत्रिम अंग और कीमती सामान। इन वस्तुओं को संसाधित किया गया, पैक किया गया और पुनः उपयोग के लिए जर्मनी भेज दिया गया, जो आर्थिक दक्षता का एक भयावह प्रदर्शन था। शिविर के आंतरिक प्रशासन में जर्मन नौकरशाही की सटीकता को चयनित कैदियों पर प्रत्यायोजित नियंत्रण की प्रणाली के साथ संयोजित किया गया था। प्रत्येक बैरक के भीतर प्राधिकार का पदानुक्रम ब्लॉकेल्टेस्ट या ब्लॉक नेता से शुरू होता था, जो आमतौर पर एक अनुभवी कैदी होता था। उसके बाद स्टुबेनेडियंस्ट या सहायक होते थे और अंत में विशिष्ट कार्य समूहों के प्रभारी कापोस होते थे। इस संरचना ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें कैदी स्वयं अपने साथी कैदियों पर नियंत्रण रखते थे, जिससे आंतरिक विभाजन पैदा होता था और दमनकारी व्यवस्था के साथ मिलीभगत करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। यह आहार कैदियों को दीर्घकालिक कुपोषण की स्थिति में रखने के लिए बनाया गया था, जिसकी गणना इस प्रकार की गई थी कि वे शारीरिक रूप से टूट जाने से पहले लगभग 3 महीने तक काम कर सकें। दैनिक राशन शायद ही कभी 1300 कैलोरी से अधिक होता था, जो तीव्र शारीरिक श्रम में लगे एक वयस्क के लिए आवश्यक कैलोरी के आधे से भी कम था।
दोपहर के भोजन में आमतौर पर 1 लीटर पानी वाला सूप होता था जिसमें शलजम, आलू या गोभी के छोटे छोटे टुकड़े होते थे। रात्रि भोजन में 300 ग्राम काली रोटी होती थी। कभी कभी इसके साथ 1 चम्मच सिंथेटिक मार्जरीन या निम्न गुणवत्ता वाले सॉसेज का एक छोटा टुकड़ा भी होता था। इन राशनों के वितरण से कैदियों के बीच अत्यधिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वितरण के प्रभारी, विशेषाधिकार प्राप्त पदों पर बैठे कैदी अक्सर अपने मित्रों या देशवासियों को प्राथमिकता देते थे, जबकि नए लोगों या सबसे कमजोर लोगों को और भी कम हिस्सा मिलता था। अस्तित्व की इस गतिशीलता ने एकजुटता की पारंपरिक धारणा को नष्ट कर दिया। हालांकि ऐसे उल्लेखनीय अपवाद भी सामने आए जहां कैदियों के समूहों ने राष्ट्रीयता, भाषा या वैचारिक समानता के आधार पर आपसी सहयोग की व्यवस्थाएं संगठित की। लगातार भूख की स्थिति के विनाशकारी प्रभाव हुए। शरीर ने पहले अपने वसा भंडार को, फिर अपने मांसपेशी ऊतकों को और अंत में अपने आंतरिक अंगों को नष्ट कर दिया। मुस्लिम कुपोषण की अंतिम अवस्था में कैदियों के लिए शिविर में प्रयुक्त शब्द के रूप में जानी जाने वाली अवस्था की ओर प्रगति स्पष्ट थी। कंकाल जैसा चेहरा, धंसी हुई आंखें, धीमी गति से चलना, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता। इन गंभीर मामलों को समय समय पर चिकित्सा निरीक्षण के दौरान गैस चैम्बर के लिए चुना जाता था। ऑश्विट्ज में अनुशासनात्मक शासन एक सुनियोजित आतंक प्रणाली के माध्यम से संचालित होता था। छोटी छोटी गलतियों पर भी असंगत प्रतिक्रियाएं सामने आती थीं। काम के दौरान बात करना, अनाधिकृत वस्तु रखना, एसएस अधिकारी के सामने अपनी टोपी न उतारना या फिर मनमाने ढंग से कठोर सजा देना। दंडात्मक तरीकों में लकड़ी की छड़ों से व्यवस्थित पिटाई से लेकर क्रूर तरीके अपनाना, जैसे हाथों को पीठ के पीछे बांधकर लटकाना जिससे कंधे उखड़ जाते थे और धीरे धीरे दम घुट जाता था। ऑश्विट्ज 1 का ब्लॉक 11 शिविर के भीतर जेल के रूप में कार्य करता था, एक ऐसा स्थान जिससे अन्य कैदी भी डरते थे। उनकी कोठरियों में कारावास के स्थान शामिल थे, जहां दंडित व्यक्ति को 90 गुणा 90 सेंटीमीटर के कक्ष में खड़े रहना पड़ता था तथा कई दिनों तक बैठने या लेटने की अनुमति नहीं होती थी। ब्लॉक 10 और 11 के बीच के आंतरिक प्रांगण में काली दीवार थी, जहां पर फायरिंग दस्ते द्वारा मृत्युदंड दिया जाता था, अक्सर चेतावनी के तौर पर सार्वजनिक रूप से। शिविर के अस्पताल पुनर्वास के स्थान होने के बजाय मृत्यु के पूर्व कक्षों के रूप में कार्य करते थे। चिकित्सा उपचार तक पहुंच अत्यंत सीमित थी और दवाएं वस्तुतः अस्तित्वहीन थीं। बीमार कैदियों को विशेष बैरकों में ले जाया जाता था, जहां और भी अधिक खतरनाक परिस्थितियों के कारण उनकी हालत और बिगड़ जाती थी। एसएस डॉक्टरों द्वारा समय समय पर की जाने वाली चिकित्सा जांच से उन लोगों की पहचान की जाती थी जो काम करने में असमर्थ थे और उन्हें सीधे गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। जीवित बचे लोगों के आंकड़ों से इस शासन की घातक प्रभावशीलता का पता चला। 1940 और 1945 के बीच ऑश्विट्ज में निर्वासित किए गए लगभग 1 करोड़ 3 लाख लोगों में से 1,10,000 से अधिक लोग वहीं मारे गए। जो लोग बच गए उनमें से अधिकांश इसलिए बच गए क्योंकि उन्हें भौतिक वापसी की संभावना न होने से पहले ही अन्य शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया था, या इसलिए कि वे शिविर के संचालन के अंतिम महीनों में पहुंचे थे जब मित्र राष्ट्रों की अग्रिम सेना के सामने व्यवस्था बिखरने लगी थी। गैस चैम्बर्स, असली नाजी हत्या मशीन। 1943 के वसंत में ऑश्विट्ज परिसर में मृत्यु की औद्योगिक प्रणाली की स्थापना पूरी हो गई। बिर्केनौ में विभिन्न स्थानों पर श्मशान गृह 2, 3, 4 और 5 नामक 4 इमारतें खड़ी थीं, जिनमें से प्रत्येक को साधारण स्वच्छता सुविधाओं के रूप में नहीं बल्कि सामूहिक संहार के लिए अनुकूलित मानव प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। इन इमारतों की वास्तुकला सामान्यता के मुखौटे के नीचे उनके घातक कार्य को प्रतिबिंबित करती है। शवदाह गृह 2 और 3 अर्धभूमिगत ईंट और कंक्रीट संरचनाओं के रूप में निर्मित थे तथा इनके प्रवेश द्वार सामान्य कीटाणु शोधन सुविधाओं के समान थे। एक केंद्रीय गलियारा एक बड़े कमरे की ओर जाता था जिसे लॉकर रूम कहा जाता था, जिसमें बेंचें और क्रमांकित हैंगर लगे थे, जहां निर्वासित लोगों को निर्देश दिया जाता था कि वे अपने कपड़े बाद में लेने के लिए छोड़ दें। यह कमरा मुख्य गैस चैम्बर से सीधे जुड़ा हुआ था। यह लगभग 210 वर्ग मीटर का एक आयताकार स्थान था जिसमें संरचनात्मक स्तंभ, कम ऊंचाई वाली छत और भ्रम को बनाए रखने के लिए नकली शावर लगाए गए थे। सरल संरचना वाले श्मशान कक्ष 4 और 5 में गैस कक्ष जमीन के स्तर पर थे, जिनमें छोटी वायुरोधी रूप से सीलबंद खिड़कियां थीं
जिनके माध्यम से एसएस ऑपरेटर घातक एजेंट को प्रवेश कराते थे। चेंजिंग रूम, गैस चैम्बर और शवदाहगृह को एक ही भवन में एकीकृत करना तकनीकी परिष्करण की उस प्रक्रिया की परिणति को दर्शाता है जो बंकर 1 और 2 जैसी तात्कालिक सुविधाओं से शुरू हुई थी, जो पहली प्रयोगात्मक गैसिंग के लिए अनुकूलित कॉटेज थे। इन घातक स्थानों के तकनीकी डिजाइन में इंजीनियरिंग और वास्तुकला के सिद्धांतों को हत्या की कार्यप्रणाली के साथ जोड़ा गया है। कक्ष के दरवाजे धातु से मजबूत किए गए थे तथा मोटे कांच के छेदों से सुसज्जित थे तथा दबाव तंत्र द्वारा वायुरुद्ध रूप से सील किए गए थे। वेंटिलेशन प्रणालियों में बाहर से नियंत्रित वायु प्रवेश और निकास नलिकाएं शामिल थीं, जो पहले गैस को प्रवेश करने देती थीं और फिर शवों को निकालने के लिए जिम्मेदार कर्मियों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्हें बाहर निकालती थीं। श्मशान कक्ष 2 और 3 के कक्षों की छत में धातु की जाली के 4 खोखले स्तंभ लगे थे, जो बाहर से संरचना को छेदते थे। इन स्तंभों के माध्यम से एसएस अधिकारियों ने हाइड्रोसाइनिक एसिड पर आधारित एक वाणिज्यिक कीटनाशक जाइक्लोन बी क्रिस्टल को छिद्रयुक्त कणों में डाला। हवा के संपर्क में आने पर इन क्रिस्टलों ने धीरे धीरे घातक गैस छोड़ी, जो पूरे कक्ष में फैल गई। उन्मूलन प्रक्रिया में एक स्थापित प्रोटोकॉल का पालन किया गया, जिसमें तकनीकी दक्षता के साथ व्यवस्थित धोखाधड़ी का संयोजन किया गया। विशेष उपचार के लिए चुने गए परिवहनों को, जो कि तत्काल गैसीकरण के लिए एक प्रशासनिक व्यंजना है, रेलवे रैंप से सीधे श्मशान घाट तक ले जाया गया। एसएस कर्मियों और सौंडर कोमांडो कैदियों ने स्पष्ट रूप से शांति का माहौल बनाए रखा तथा नए आने वालों को निर्देश दिया कि वे अपने बैरकों में जाने से पहले कीटाणुशोधन स्नान के लिए कपड़े उतारेंगे। चेंजिंग रूम के अंदर जाने पर एसएस अधिकारियों ने सटीक निर्देश दिए। कपड़ों को बाद में निकालने के लिए क्रमांकित हैंगर पर लटकाएं, जूतों को फीतों से बांध कर रखें, हैंगर का नंबर याद रखें। कभी कभी भ्रम को मजबूत करने के लिए साबुन या तौलिए के छोटे टुकड़े वितरित किए जाते थे। धोखे की यह प्रक्रिया अंतिम क्षण तक जारी रही, जब 2000 लोगों के समूहों को गैस चैम्बर में ले जाया गया। जब दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए गए, तभी स्थिति की वास्तविक प्रकृति स्पष्ट हुई। गैस छोड़ने का क्षण भयावहता की पराकाष्ठा को दर्शाता था। एक एसएस डॉक्टर ने बाहर से इस प्रक्रिया की निगरानी की, जबकि एक पैरामेडिक ने जाइक्लोन बी क्रिस्टल को निर्दिष्ट छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कराया। कुछ ही मिनटों में जारी हाइड्रोसाइनिक एसिड के कारण कोशिकाओं में श्वासावरोध उत्पन्न हो गया। पीड़ितों को आंखों में जलन, सांस लेने में कठिनाई, ऐंठन और अंततः हृदय श्वसन प्रणाली का रुक जाना महसूस हुआ। मृत्यु सामान्यतः 10 से 20 मिनट के भीतर हो जाती है। हालांकि परिवेश का तापमान, एक साथ एकत्रित लोगों की संख्या तथा जाइक्लोन बी की खुराक जैसे कारक इस प्रक्रिया को तेज या लंबा कर सकते हैं। कक्ष की आंतरिक संरचना से अंतिम भयानक गतिशीलता का पता चला। शव अक्सर पिरामिड के आकार में रखे हुए पाए जाते थे, जिनमें सबसे मजबूत शव छत के पास दुर्लभ ऑक्सीजन अणुओं तक पहुंचने के लिए हताश प्रयास करते हुए सबसे ऊपर होते थे। कई लोगों में नाक से खून बहने तथा मुंह और नाक से खूनी झाग निकलने के लक्षण दिखाई दिए। बच्चे अक्सर इन मानव पिरामिडों के निचले भाग में पाए जाते थे, जो अंतिम क्षण तक अपनी माताओं द्वारा सहज रूप से सुरक्षित रहते थे। गैसीकरण के बाद एक जबरन वेंटिलेशन प्रणाली द्वारा लगभग 20 मिनट तक विषाक्त अपशिष्ट को बाहर निकाला गया। तभी सौंडर कोमांडो नामक यहूदी कैदियों से बनी एक इकाई, जो बाद की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में शवों को संभालने के लिए बाध्य थी, दृश्य में आई। अपनी शारीरिक शक्ति के आधार पर चुने गए इन लोगों को लगातार यह धमकी दी जाती थी कि यदि वे कार्य में भाग लेने से इनकार कर देंगे या सौंपे गए कार्य के प्रति भावनात्मक प्रतिरोध का संकेत देंगे, तो उन्हें तत्काल मृत्युदंड दे दिया जाएगा। सौंडर कोमांडो ने औद्योगिक दक्षता के साथ कई भयावह ऑपरेशनों को अंजाम दिया। सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे से लिपटे शवों को अलग किया तथा अक्सर अपने अंतिम क्षणों में रिश्तेदारों को गले लगाते हुए पाया। इसके बाद उन्होंने शवों पर पानी डाला ताकि शरीर का मल और गैस के अवशेष हट जाएं। इसके बाद उन्होंने प्रत्येक शव की जांच की, जिसमें कीमती सामान जैसे कि छिपी हुई अंगूठियां, अंडरवियर में सिल दिए गए आभूषण, सोने के दांत आदि शामिल थे। एक विशेष दल ने सरौता जैसे उपकरणों की सहायता से सोने के दांत निकाले तथा एसएस अधिकारियों की निगरानी में लूटे गए सोने के दांतों को कंटेनरों में भर दिया। एक अन्य समूह ने महिलाओं के बाल काटे, जिन्हें बाद में जर्मनी भेजने के लिए बोरों में भर दिया गया, जहां उनका उपयोग गद्दों में भराई, पनडुब्बियों के लिए तापीय इंसुलेशन तथा औद्योगिक वस्त्र फाइबर के रूप में किया गया।
इस भयावह अर्थव्यवस्था में कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। शवों को श्मशान कक्ष 2 और 3 में लिफ्ट प्रणाली के माध्यम से या श्मशान कक्ष 4 और 5 में सीधे खींचकर श्मशान कक्ष में ले जाया गया। शवों को विशेष स्ट्रेचर पर रखा गया और श्मशान कक्ष में ले जाया गया, जिसे जर्मन कंपनी टॉपफ एंड सोहने ने विशेष रूप से ऑनश्विट्स के लिए डिजाइन किया था। प्रत्येक शवदाह में अनेक भस्मीकरण भट्टियां थीं। शवदाह 2 और 3 में 5 त्रिगुणित भट्टियां तथा शवदाह 4 और 5 में 2 8 मफल भट्टियां। ये भट्टियां, जो शुरू में कोक से तथा बाद में ईंधन मिश्रण से संचालित होती थीं, 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर प्रचालित होती थीं। यद्यपि तकनीकी रूप से इसे एक मफलर में एक ही शव के अंतिम संस्कार के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अधिकतम संख्या में शवों को संसाधित करने के दबाव के कारण एक साथ 3 शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ा, जिसमें स्थान का अधिकतम उपयोग करने के लिए अक्सर वयस्कों और बच्चों को भी शामिल कर दिया जाता था। दाह संस्कार की प्रक्रिया में प्रत्येक लॉड में लगभग 30 मिनट का समय लगता था, जिसके बाद बची हुई हड्डियों को धातु के हथौड़ों से तब तक चूर्णित किया जाता था जब तक कि वे बारीक राख नहीं बन जाते थे। इन राख को शुरू में कंटेनरों में जमा किया गया था, लेकिन पीड़ितों की बढ़ती संख्या के साथ, विशेष रूप से 1944 में हंगरी के यहूदियों के सामूहिक निर्वासन के दौरान, उन्हें सीधे विस्तुला नदी में डाला जाने लगा या आसपास के कृषि क्षेत्रों में उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। सैद्धांतिक रूप से दाह संस्कार की क्षमता चौंका देने वाले आंकड़ों तक पहुंच गई थी। श्मशान 2 और 3 में संयुक्त रूप से प्रतिदिन 4416 शव तथा श्मशान 4 और 5 में 1920 शव। मई और जुलाई 1944 के बीच हंगरी के यहूदियों के निर्वासन के चरम के दौरान ये सुविधाएं अपनी नाम मात्र क्षमता से कहीं अधिक संचालित होती थीं, जिसके कारण बार बार यांत्रिक खराबी आती थी। क्षतिपूर्ति के लिए श्मशान वी के पीछे बड़े खुले हवा वाले शवदाह गड्ढे खोदे गए, जहां रेलवे पटरियों से बने ग्रिल पर एक साथ सैकड़ों शवों को जलाया गया, जिसमें अंतिम संस्कार की चिताओं से एकत्रित लकड़ी और मानव वसा का उपयोग किया गया। इस प्रणाली के संचालन के लिए लगभग 900 कैदियों की आवश्यकता होती थी, जिन्हें शिफ्टों में विभाजित किया जाता था, जिससे 24 घंटे निर्बाध संचालन सुनिश्चित होता था। सोंडर को मांडो के ये सदस्य शिविर के बाकी सदस्यों से अलग होकर शवदाह गृह के समीप स्थित कमरों में रहते थे तथा उनकी शारीरिक कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए उनके भोजन का राशन थोड़ा बढ़ा दिया गया था। हालांकि उनका भाग्य पहले से ही तय था। हर 3 या 4 महीने में पूरे समूह को खत्म कर दिया जाता था और उनकी जगह नए कैदियों को रखा जाता था। इस प्रकार इस प्रक्रिया के प्रत्यक्ष गवाहों को हटा दिया जाता था। इस व्यवस्थित रोटेशन के बावजूद सोंडर को मांडो के कुछ सदस्य अपने अनुभव को आंशिक रूप से दस्तावेजित करने में कामयाब रहे। युद्ध के बाद खोजे गए श्मशान घाट के पास दफन पांडुलिपियां नैदानिक सटीकता के साथ तकनीकी प्रक्रियाओं और हृदय विदारक मानवता के साथ उनके जबरन श्रम के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का वर्णन करती है। जालमन ग्रैडोव्स्की, लेई ब्लैंकफस और जालमान लेवेंटाल जैसे लोगों द्वारा लिखे गए ये अथाह गर्त के इतिहास विनाश के केंद्र से अद्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। 7 अक्टूबर 1944 को अपने अपरिहार्य परिसमापन को जानते हुए सोंडर को मांडो के सदस्यों ने एक हताश विद्रोह का आयोजन किया। संघ के हथियार कारखाने से तस्करी करके लाए गए अपरिष्कृत विस्फोटकों का प्रयोग करते हुए, जहां महिला शिविर की कैदी काम करती थीं, उन्होंने एसएस गार्डों पर हमला किया और श्मशान घाट 4 में आंशिक रूप से आग लगा दी। प्रतिरोध का यह कार्य यद्यपि 451 प्रतिभागियों को फांसी पर चढ़ाकर शीघ्र ही दबा दिया गया, फिर भी नरसंहार की मशीनरी के सामने यह मानवीय गरिमा का प्रतीक बना हुआ है। नवंबर 1944 में लाल सेना की प्रगति के जवाब में शिविर अधिकारियों ने विनाश सुविधाओं को धीरे धीरे ध्वस्त करना शुरू कर दिया। श्मशान कक्ष 2 और 3 को विस्फोटकों से आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया, जबकि तकनीकी उपकरणों के कुछ हिस्सों को अन्य शिविरों में ले जाने के लिए नष्ट कर दिया गया। ये कार्यवाहियां नरसंहार के साक्ष्य को मिटाने के एक व्यवस्थित प्रयास का हिस्सा थीं, जिसमें प्रशासनिक अभिलेखों को जलाना और मानव अस्थियों को बिखेरना शामिल था। हालांकि विनाश अभियान की विशालता के कारण इसे पूरी तरह से छुपाया नहीं जा सका। जब सोवियत सैनिकों ने 27 जनवरी 1945 को ऑनश्विट्स को मुक्त कराया तो उन्हें अकाट्य साक्ष्य मिले।
शवदाह गृह के अक्षुण्ण हिस्से, दांत निकालने के उपकरण, जाइक्लोन बी के डिब्बे तथा पीड़ितों के निजी सामान के टन। इन भौतिक अवशेषों, साथ ही जीवित बचे लोगों के साक्ष्यों और बचाए गए प्रशासनिक दस्तावेजों के आधार पर इस औद्योगिक मृत्यु मशीन की कार्यप्रणाली का सटीक पुनर्निर्माण करना संभव हो पाया है, जो नाजी नरसंहार की तकनीकी और संगठनात्मक परिणति का प्रतिनिधित्व करती थी। डीप एन लैबोरेटरीज, नाजी चिकित्सा का सबसे विकृत पक्ष। ऑशविट्ज की परिधि पर, जहां मृत्यु एक औद्योगिक प्रक्रिया बन गई थी, चिकित्सा विज्ञान की आड़ में भय का एक और स्तर उभर कर सामने आया। ऑशविट्ज आई के ब्लॉक 10 और बिर्केनौ के निर्दिष्ट बैरकों के अंदर अकादमिक रूप से प्रशिक्षित डॉक्टरों ने हिप्पोक्रेटिक सिद्धांतों को उनके विपरीत में बदल दिया। उपचार करने के बजाय उन्होंने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। पीड़ा को कम करने के बजाय उन्होंने उसे व्यवस्थित रूप से और बढ़ा दिया। ब्लॉक 10 अपनी साधारण बाहरी बनावट के कारण उल्लेखनीय था, जो मुख्य शिविर की अन्य ईंटों से बनी इमारतों से अलग नहीं था। हालांकि इसके आंतरिक भाग को मानव प्रयोगशाला के रूप में अनुकूलित किया गया था। अवलोकन कक्ष, अल्प विकसित शल्य चिकित्सा टेबल, एक्सरे उपकरण और प्रयोगात्मक विषयों के लिए कारावास स्थान। यहां वैज्ञानिक अनुसंधान की आड़ में ऐसी प्रक्रियाएं की गईं जिन्हें किसी भी सामान्य चिकित्सा संदर्भ में पूर्णतः नैतिक विचलन माना जाता। इन प्रयोगों को संचालित करने वाले चिकित्सा कर्मचारी कोई कट्टरपंथी नहीं थे, बल्कि वे पेशेवर थे जिनकी शैक्षणिक साख उत्कृष्ट थी। जोसेफ मेंजेले, जो शायद इन डॉक्टरों में सबसे कुख्यात थे, ने मानव विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि और फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय से चिकित्सा की डिग्री प्राप्त की थी। कार्ल क्लॉबर्ग एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ थे, जिनके युद्ध पूर्व वैज्ञानिक प्रकाशन थे। शिविर के मुख्य चिकित्सक एडुआर्ड विर्त्स ने एसएस में शामिल होने से पहले एक प्रतिष्ठित ग्रामीण चिकित्सक के रूप में काम किया था। कठोर वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पूर्ण नैतिक विघटन के इस संयोजन ने चिकित्सा के व्यवस्थित विकृतीकरण के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी। ऑशविट्ज में किए गए प्रयोगों को 3 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: आनुवंशिक अनुसंधान, शारीरिक प्रतिरोध परीक्षण और सामूहिक नसबंदी विधियों का विकास। प्रयोग की प्रत्येक पंक्ति नाजी शासन के विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करती थी, जिसमें नस्लीय सिद्धांतों के छद्म वैज्ञानिक सत्यापन से लेकर सैन्य या जनसांख्यिकीय अनुप्रयोग शामिल थे। मेंजेले ने तुलनात्मक अध्ययन में उनके महत्व को देखते हुए जुड़वा बच्चों, विशेषकर लड़कों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उनकी कार्यप्रणाली एक स्थापित पैटर्न का अनुसरण करती थी। रैंप पर परिवहन के आगमन के बाद वह जुड़वां जोड़े की तलाश में व्यक्तिगत रूप से पंक्तियों की जांच करते थे। जब उन्होंने उन्हें पहचान लिया तो उन्होंने उनकी आयु या शारीरिक स्थिति की परवाह किए बिना उन्हें सामान्य चयन से हटा दिया तथा उन्हें विशेष बैरकों में रख दिया, जिसे अन्य कैदियों द्वारा मेंजेल का चिड़ियाघर नाम दिया गया। प्रयोगात्मक प्रक्रिया विस्तृत दस्तावेजीकरण के साथ शुरू हुई। सटीक मानवमितीय माप, कई कोणों से व्यवस्थित तस्वीरें, दंत सांचे और किसी भी शारीरिक विशेषताओं का विस्तृत रिकॉर्ड। जुड़वा बच्चों का नियमित रूप से रक्त परीक्षण किया गया, बिना एनेस्थीसिया के स्पाइनल टैप किया गया तथा बिना विकिरण सुरक्षा के बार बार एक्सरे किया गया। मेंजेले ने बाह्य शारीरिक विशेषताओं और आंतरिक संरचनाओं के बीच सहसंबंधों की खोज की तथा नस्लीय हीनता के आनुवंशिक चिह्नकों की पहचान करने का प्रयास किया। इन प्रयोगों का सबसे भयानक चरण तब आया जब मेंजेले ने तुलनात्मक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का आदेश दिया। एक जुड़वां को हस्तक्षेप से गुजरना पड़ा, अंग निकालना, क्रॉस निषेचन या रोगजनकों के साथ टीकाकरण, जबकि दूसरे ने नियंत्रण के रूप में काम किया। यदि प्रक्रिया के दौरान एक की मृत्यु हो जाती थी तो दूसरे को घातक इंजेक्शन देकर मार दिया जाता था, ताकि एक साथ तुलनात्मक शव परीक्षण किया जा सके। निकाले गए अंगों को फॉर्मेलिन में संरक्षित कर आगे के विश्लेषण के लिए बर्लिन स्थित कैसर विल्हेम संस्थान भेज दिया गया। मेंजेले की प्रयोगशाला से गुजरने वाले लगभग 3000 जुड़वां बच्चों में से केवल 200 ही जीवित बचे। इन जीवित बचे लोगों की गवाही में न केवल पर्याप्त एनेस्थीसिया के बिना की गई प्रक्रियाओं के कारण होने वाली शारीरिक पीड़ा का वर्णन है, बल्कि अपने भाई बहनों को अपनी बारी का इंतजार करते समय अंग भंग होते देखने के मनोवैज्ञानिक आघात का भी वर्णन है। जुड़वां बच्चों पर अपने अध्ययन के समानांतर मेंजेले ने जन्मजात शारीरिक असामान्यताओं वाले लोगों पर शोध किया। बौनापन, विशालकायपन या हेट्रोक्रोमिया, अलग अलग रंगों की आंखें के मामले।
बौनेपन से पीड़ित कलाकारों के एक पारिवारिक समूह ओविट्स परिवार को इन अध्ययनों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित किया गया था। 18 महीनों तक उन्हें व्यवस्थित तरीके से अस्थि मज्जा, दांत और मांसपेशियों के टुकड़ों को निकालने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, वह भी बिना एनेस्थीसिया दिए। उनका जीवित रहना केवल दुर्लभ नमूनों के रूप में उनके मूल्य के कारण संभव हुआ। ऑशविट्ज के एक अन्य क्षेत्र में डॉपोन होर्स्ट शूमैन ने विकिरण नसबंदी प्रयोग किए। उनकी प्रक्रिया में कैदियों के अंडकोशों और अंडाशयों को एक्स-रे की सांद्रित खुराक के संपर्क में लाना शामिल था, जिसके बाद गोनाडल ऊतकों पर विनाशकारी प्रभावों का निरीक्षण किया गया। पुरुषों को एक एक्स-रे मशीन के सामने कई मिनट तक खड़ा किया गया, जिससे विकिरण सीधे उनके जननांगों पर पड़ा तथा शरीर के बाकी हिस्सों को कोई सुरक्षा नहीं दी गई। एक्सपोजर के कुछ दिनों या हफ्तों बाद शूमैन ने हिस्टोलॉजिकल विश्लेषण के लिए सर्जरी द्वारा अंडकोश को निकाल दिया। ये प्रक्रियाएं, जो प्रायः असंक्रमित उपकरणों और न्यूनतम एनेस्थीसिया के साथ की जाती थीं, गंभीर संक्रमण, ऊतक परिगलन और अनियंत्रित रक्तस्राव का कारण बनती थीं। जीवित बचे पीड़ितों को बाह्य विकिरण से जलन, दीर्घकालिक दर्द और वास्तव में स्थायी बांझपन का सामना करना पड़ा। हालांकि सामूहिक नसबंदी कार्यक्रम के लिए यह मानवीय लागत अस्वीकार्य रूप से उच्च थी। इसी समय ब्लॉक 10 में कार्ल क्लॉबर्ग गैर शल्य चिकित्सा महिला नसबंदी की एक वैकल्पिक विधि विकसित कर रहे थे। उनकी तकनीक में सीधे गर्भाशय में उत्तेजक रसायनों को इंजेक्ट करना शामिल था, जिससे गंभीर सूजन हो जाती थी, जिसके कारण फैलोपियन ट्यूब में निशान और रुकावट पैदा हो जाती थी। इसमें फार्मेल्डिहाइड, सिल्वर नाइट्रेट और अन्य कास्टिक यौगिकों के संयोजन का उपयोग किया गया, जिसे बिना एनेस्थीसिया या बुनियादी सड़न रोकने वाली स्थितियों के दबाव में डाला गया। जून 1943 में अपने प्रारंभिक परिणामों से संतुष्ट होकर क्लॉबर्ग ने हिमलर को लिखा, मैंने जो गैर शल्य चिकित्सा नसबंदी की विधि विकसित की है वह व्यावहारिक रूप से परिपूर्ण है। 10 सहायकों के साथ एक अनुभवी डॉक्टर एक ही दिन में 1000 महिलाओं की नसबंदी कर सकता है। जबरन नसबंदी का यह औद्योगिकीकरण उसी मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है जिसने हत्या को निकटवर्ती शवदाह गृह में फैक्ट्री प्रक्रिया में बदल दिया था। ऑशविट्ज में अन्य प्रयोगों में मानव शरीर की सहन शक्ति की सीमाओं का पता लगाया गया, अक्सर सैन्य अनुप्रयोगों को ध्यान में रखते हुए। हाइपोथर्मिया के प्रभावों का अध्ययन करने तथा ठंडे पानी में गिरे जर्मन पायलटों के पुनर्जीवन के तरीकों का परीक्षण करने के लिए कैदियों को बर्फीले पानी के टैंकों में डुबोया गया। अन्य लोगों को अत्यधिक ऊंचाई पर विसंपीड़न कक्षों में रखा गया, जहां उन्हें वायु अंतःक्षेपण, ऐंठन तथा दम घुटने से मृत्यु का सामना करना पड़ा, जबकि डॉक्टरों ने उनकी सहनशीलता का समय मापा। प्यास सहनशीलता परीक्षण के लिए रोमा समूहों को केवल रासायनिक रूप से उपचारित समुद्री जल पीने की आवश्यकता थी, जिसमें देखा गया कि इसका क्रमिक क्षरण घातक निर्जलीकरण का कारण बन रहा था। विभिन्न संक्रामक कारकों पर भी प्रयोग किया गया, टाइफस, मलेरिया, गैस गैंग्रीन, संक्रामक हेपेटाइटिस। रोग की प्राकृतिक प्रगति को दर्ज करने के लिए कैदियों को जानबूझकर टीका लगाया गया और उपचार नहीं दिया गया, जो सैन्य चिकित्सा इकाइयों के लिए संभावित रूप से उपयोगी जानकारी थी। दस्तावेजीकरण की नैदानिक शीतलता उसमें दर्ज पीड़ा की वास्तविकता के विपरीत है। सटीक तकनीकी भाषा में लिखी गई चिकित्सा रिपोर्ट में शरीर के तापमान, चेतना के स्तर और रक्त परीक्षण के परिणामों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जबकि इसमें रोगियों की चीखों, विनतियों और पीड़ा का उल्लेख नहीं किया गया है। नैदानिक तस्वीरों में घावों, विकृतियों या रोग प्रक्रियाओं को इस प्रकार दर्शाया गया है मानो रोगी मानव न होकर मात्र अनाम नमूने हों। इन प्रयोगों के लिए विषयों का चयन स्पष्ट रूप से नस्लीय मानदंडों के आधार पर किया गया। यहूदियों, जिप्सियों और स्लाविक कैदियों को डिस्पोजेबल सामग्री माना जाता था। डॉक्टरों ने हिप्पोक्रेटिक शपथ को विकृत करके इस उपचार को उचित ठहराया। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी प्राथमिक निष्ठा जर्मन राष्ट्रीय निकाय के प्रति थी और नस्लीय रूप से हीन व्यक्तियों को पीड़ा देना उचित था, यदि इससे जर्मन चिकित्सा के लिए उपयोगी ज्ञान उत्पन्न होता हो। संस्थागत भागीदारी ने जिम्मेदारी को व्यक्तिगत चिकित्सकों से आगे तक बढ़ा दिया। स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय, एसएस हाइजीन इंस्टीट्यूट, फार्मास्यूटिकल कंपनी बायर आईजी फार्बेन का हिस्सा और विभिन्न विश्वविद्यालय अस्पतालों को नमूने, विश्लेषण या प्रयोगात्मक परिणाम प्राप्त हुए। इस शैक्षणिक और औद्योगिक सहयोग ने मूलतः आपराधिक प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक वैधता का आवरण प्रदान किया। प्रायोगिक विषयों का अंतिम गंतव्य पूर्व निर्धारित था।
जो लोग इस प्रक्रिया से बच जाते थे, अक्सर स्थायी क्षति के साथ उन्हें सीधे हृदय में फिनोल का घातक इंजेक्शन देकर मार दिया जाता था, ताकि पोस्टमार्टम में बिना किसी परिवर्तन के शव परीक्षण किया जा सके, जिससे परिणाम गलत हो सकते थे। संपूर्ण शरीर या विशिष्ट अंगों को आगे के अध्ययन के लिए जर्मन चिकित्सा संस्थानों में भेजा गया तथा उन पर पहचान संख्या अंकित कर दी गई, जिससे उनकी मानवीय उत्पत्ति का पता नहीं चल पाया। विडंबना यह है कि नाजी नौकरशाही की सावधानी ने ऐसे रिकॉर्ड छोड़े जिनके आधार पर बाद में इन अपराधों को दस्तावेज में दर्ज किया जा सका। उपकरण अनुरोध, आवधिक रिपोर्ट, अंतर्विभागीय पत्राचार और अभिलेखित तस्वीरों ने नूरनबर्ग परीक्षणों और उसके बाद की अदालती कार्यवाहियों के दौरान अकाट्य साक्ष्य प्रदान किए। हालांकि इसमें शामिल कई डॉक्टर न्याय से बच निकले। मेंजेले दक्षिण अमेरिका भाग गए, जहां वे 1979 तक बिना किसी मुकदमे का सामना किए रहे। सोवियत संघ में कुछ समय तक कारावास में रहने के बाद क्लॉबर्ग ने जर्मनी में अपनी चिकित्सा पद्धति पुनः शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन 1955 में उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मुकदमा शुरू होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इन प्रयोगों की विरासत लगातार नैतिक दुविधाओं को जन्म देती है। यातना और हत्या के माध्यम से प्राप्त ज्ञान पूरी तरह से दूषित होता है, लेकिन हाइपोथर्मिया या चरम शरीर क्रिया विज्ञान पर कुछ अवलोकनों ने समकालीन चिकित्सा साहित्य में अपना स्थान बना लिया, आमतौर पर उनके मूल को स्वीकार किए बिना। नूरनबर्ग परीक्षणों के बाद अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा समुदाय ने मानव अनुसंधान के लिए विशिष्ट नैतिक संहिताएं विकसित की तथा सूचित सहमति को एक पूर्ण तथा अपरिक्राम्य आवश्यकता के रूप में स्थापित किया। इन प्रयोगों से बचे कुछ लोगों को न केवल शारीरिक घाव बल्कि गहरा मनोवैज्ञानिक आघात भी सहना पड़ा। कई लोगों ने जो अनुभव किया उसे हम अब अभिघातजन्य तनाव विकार के रूप में जानते हैं, जिसमें बार बार बुरे सपने आना, चिरकालिक चिंता तथा चिकित्सा व्यवस्था के प्रति आजीवन अविश्वास शामिल है। कुछ लोगों के लिए, जैसे जुड़वां बच्चों की जीवित बची ईवा मोजेस्कोर, व्यक्तिगत सुधार के मार्ग में क्षमा का मौलिक कार्य शामिल था। दूसरों के लिए एकमात्र संभावित प्रतिक्रिया थी लगातार साक्षी बने रहना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन घटनाओं को कभी भुलाया या दोहराया न जाए। ऑशविट्ज की महिलाएं बलात्कार, मारपीट, भुला दी गईं। मार्च 1942 में जर्मन आदेशों की ध्वनि और कोड़ों की फटकार के बीच रेवेंसब्रुक शिविर से स्थानांतरित 999 यहूदी महिलाओं का एक प्रारंभिक समूह बिर्केनौ के द्वार से गुजरा। अपने नवमुंडित सिरों और कमजोर शरीरों के साथ उन्होंने ऑशविट्ज में महिलाओं के शिविर के औपचारिक निर्माण को चिह्नित किया, एक ऐसा स्थान जहां परिसर का सामान्य आतंक विशेष रूप से स्त्रियोचित आयाम ग्रहण कर लेता था। महिलाओं का अनुभाग शुरू में बिर्केनौ के बीआईए सेक्टर में स्थित था, जो विद्युत चालित कांटेदार तार की बाड़ से घिरा एक आयताकार क्षेत्र था, जिसकी सैद्धांतिक क्षमता लगभग 20,000 कैदियों को रखने की थी। हालांकि अत्यधिक भीड़भाड़ के समय इसमें 30,000 तक कैदियों को रखा जा सकता था। क्षेत्र को अतिरिक्त कांटेदार तार की बाड़ लगाकर उपखंडों में विभाजित किया गया था, जिससे अलग अलग ब्लॉक बनाए गए, जिससे नियंत्रण में आसानी हुई और समूहों के बीच संचार को रोका गया। महिलाओं को पूरे शिविर में ऊपर वर्णित समान अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी महिला स्थिति से संबंधित विशिष्ट कमजोरियां भी थीं। मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों का पूर्ण अभाव गिरावट का एक अतिरिक्त रूप था। सामुदायिक शौचालय भी समान रूप से अल्प विकसित थे। लंबी सीमेंट की नालियां जिनमें दूर दूर तक नल लगे थे, जो निर्धारित समय पर गैर पेयजल उपलब्ध कराते थे। स्वच्छता उत्पादों, साबुन या सैनिटरी नैपकिन की पूर्ण कमी ने विशेष रूप से मासिक धर्म के दौरान अपमानजनक स्थितियां पैदा कर दी। कैदी जब भी उपलब्ध होते, चीथड़े या कागज के टुकड़ों से काम चलाते थे और जीवन भर उनका पुनः उपयोग करते थे। तलाशी और अमानवीयकरण की प्रक्रिया सभी कैदियों के लिए वर्णित प्रक्रिया के समान थी, लेकिन इसमें विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बनाकर अपमान के तत्व शामिल थे। धार्मिक यहूदी महिलाओं के लिए टैटू आध्यात्मिक उल्लंघन का भी प्रतिनिधित्व करते थे, क्योंकि उनके धर्म में शरीर में परिवर्तन की मनाही थी। महिलाओं के शिविर की प्रशासनिक संरचना ऑशविट्ज की सामान्य व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती थी, लेकिन इसकी अपनी विशेषताएं थीं। आरंभ में पुरुष एसएस गार्डों द्वारा निगरानी की जाती थी, परंतु 1942 में इसका नियंत्रण मुख्य रूप से महिला गार्डों ऑनऑफसेहेरिनन अर्थात सेवा के लिए भर्ती की गई जर्मन महिलाओं के हाथों में चला गया।
एसेस पुरुषों के विपरीत इन गार्डों को किसी पूर्व राजनीतिक संबद्धता की आवश्यकता नहीं थी तथा हजारों कैदियों पर पूर्ण अधिकार ग्रहण करने से पहले इन्हें केवल 6 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता था। कुछ ऑफसेहेरिनन ने अपनी असाधारण क्रूरता के लिए कुख्याति हासिल की। महिला शिविर की मुख्य पर्यवेक्षक मारिया मंडल, जिन्हें दी बीस्ट के नाम से जाना जाता था, ने दंड में विशेष सुधार किए। उन्होंने कैदियों को घंटों तक तेज बजरी पर घुटने टेकने या भारी पत्थरों को तब तक अपने हाथों को ऊपर उठाकर रखने के लिए मजबूर किया जब तक कि वे गिर न जाएं। इर्मा ग्रेस, जो मुश्किल से 20 साल की थी, ने कमजोर कैदियों पर तार से बने चाबुक का इस्तेमाल किया और अपने प्रशिक्षित कुत्ते को छोड़ दिया। इस बाह्य पर्यवेक्षण के अंतर्गत आंतरिक प्रशासन कैदी अधिकारियों के पदानुक्रम के माध्यम से संचालित होता था। ब्लॉकोवा, बैरक का प्रमुख, और स्टुबोवा, सेक्शन का प्रमुख, का चयन अनुभवी कैदियों में से किया जाता था जो आमतौर पर गैर यहूदी होते थे। उन्हें व्यवस्था बनाए रखने और अपने अधीनस्थों की उत्पादकता बनाए रखने के बदले में न्यूनतम विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे थोड़ा अधिक राशन, अतिरिक्त कपड़ों तक पहुंच। इस संरचना ने जानबूझकर आंतरिक विभाजन पैदा किया जिससे पीड़ितों के बीच स्वाभाविक एकजुटता कमजोर हुई। महिला कैदियों को पुरुषों के समान ही कई श्रम कार्य करने पड़ते थे, लेकिन कुछ कार्यों में विशेष रूप से उनकी स्त्रियोचित स्थिति या पारंपरिक रूप से महिलाओं से जुड़े कौशल का शोषण किया जाता था। खेतों में महिलाओं के कार्य में विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल थे, जिनमें दीर्घकालिक कुपोषण से कमजोर शरीर पर असंगत शारीरिक मांग शामिल थी। अन्य कैदियों को आसपास के खेतों में कृषि कार्य के लिए नियुक्त किया गया, जहां वे एसएस के लिए विशेष रूप से सब्जियां उगाते थे तथा उन्हें न्यूनतम राशन पर निर्वाह करना पड़ता था। औद्योगिक कोमांडोस अपने समूहों को निकटवर्ती कारखानों जैसे यूनियन ऑर्डिनेंस प्लांट में भेजते थे, जहां वे 12 घंटे की शिफ्ट में युद्ध सामग्री के पुर्जे बनाते थे। निर्माण और रखरखाव के काम में भारी सामग्री को ले जाना, खाई खोदना या शौचालयों की सफाई करना पड़ता था, और ऐसा अक्सर अत्यधिक मौसम की स्थिति में पर्याप्त सुरक्षात्मक कपड़ों के बिना करना पड़ता था। ऑशविट्ज के अंदर मातृत्व दोहरी मौत की सजा का प्रतिनिधित्व करता था। प्रारंभिक चयन के दौरान जिन महिलाओं को गर्भवती पाया गया, उन्हें सीधे गैस चैम्बर में भेज दिया गया। जिन महिलाओं की गर्भावस्था का पता अस्पताल में भर्ती होने के बाद चलता था, उन्हें 1944 से पहले 2 संभावित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था: जबरन गर्भपात के बाद काम पर वापस लौटना या कार्ल क्लॉबर्ग या जोसेफ मेंजेले जैसे डॉक्टरों की देखरेख में चिकित्सा प्रयोग के लिए चयन। 1944 से पहले शिविर में होने वाले जन्म हमेशा त्रासदीपूर्ण होते थे। जन्म बिल्कुल आदिम परिस्थितियों में उचित चिकित्सा देखभाल या बुनियादी स्वच्छता उपायों के बिना हुआ। यदि मां और नवजात शिशु दोनों ही जन्म के बाद जीवित रहते तो दोनों को आमतौर पर गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था, या कुछ प्रलेखित मामलों में नवजात शिशु को घातक इंजेक्शन देकर या एसएस चिकित्सा कर्मियों द्वारा डुबोकर मार दिया जाता था। केवल 1944 से 1945 की एक संक्षिप्त अवधि के लिए बदलते राजनीतिक विचारों के जवाब में हिमलर के सीधे आदेश पर शिविर में जन्मे कुछ शिशुओं को अपनी माताओं के साथ जीवित रहने की अनुमति दी गई थी। बिर्केनौ के ब्लॉक 17 में एक अल्प विकसित नर्सरी स्थापित की गई। हालांकि स्थितियां इतनी भयावह थीं कि इनमें से अधिकांश शिशु कुपोषण, ठंड या संक्रामक रोगों के कारण कुछ सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सके। महिला कैदियों पर लागू अनुशासनात्मक प्रणाली में महिला पहचान के पहलुओं को अपमानित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए दंड शामिल थे। छोटे मोटे अपराधों के लिए सार्वजनिक रूप से दंडात्मक मुंडन किया जाता था, जिसमें बालों और स्त्रीत्व के बीच सांस्कृतिक संबंध का फायदा उठाया जाता था। महिलाओं को शिविर के केंद्रीय मैदान में घंटों तक, कभी कभी 0 से भी नीचे के तापमान में नग्न अवस्था में रहने के लिए मजबूर किया जाता था तथा शारीरिक कमजोरी और शालीनता को नियंत्रण के तंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता था। ऑफसेहेरिनन द्वारा दी जाने वाली शारीरिक सजा में विशेष क्रूरता प्रदर्शित होती थी। ये प्रहार प्रायः संवेदनशील क्षेत्रों जैसे स्तन, जननांग या पेट के निचले हिस्से पर किए जाते थे, जिससे प्रजनन संबंधी स्थायी क्षति होती थी। कुछ विशेष रूप से क्रूर गार्डों ने व्यक्तिगत तकनीक विकसित की। इर्मा ग्रेस को विशेष रूप से युवा महिला कैदियों के स्तनों पर प्रहार करने के लिए जाना जाता था। एलिजाबेथ रूपर्ट ने खुद को तब तक कठोर जिम्नास्टिक करने के लिए मजबूर किया जब तक कि वह गिर नहीं गई।
ज्वाना बोरमैन ने मनमाने ढंग से चुने गए कैदियों पर हमला करने के लिए अपने प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड का इस्तेमाल किया। प्रणालीगत यौन उत्पीड़न ने प्रत्यक्ष हिंसा से लेकर संस्थागत जबरदस्ती तक कई रूप धारण किए। यद्यपि नाजी नस्लीय कानूनों द्वारा तकनीकी रूप से निषिद्ध होने के बावजूद महिला कैदियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बिना किसी दंड के होती थीं, विशेष रूप से स्थानांतरण के दौरान या मुख्य शिविर के बाहर श्रम के दौरान। ऑश्विट्ज़ में स्थापित जबरन वेश्यालयों के लिए युवा महिलाओं का चयन अधिक व्यवस्थित था, जहां उन्हें उत्पादकता बढ़ाने के विकृत प्रोत्साहन के रूप में विशेषाधिकार प्राप्त कैदियों की यौन सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता था। महिलाओं के क्षेत्र में आवधिक चयनों में विशिष्ट मानदंडों का पालन किया गया। स्पष्ट शारीरिक कमजोरी, बीमारी के लक्षण या काम करने में असमर्थता के अलावा महिलाओं का मूल्यांकन उनके रूप रंग के आधार पर भी किया गया। मनमाने मानदंडों के अनुसार असुंदर समझे जाने वाले लोगों, चेहरे के निशान, शरीर की विषमता, त्वचा के दाग को अक्सर उन्मूलन के लिए निशाना बनाया जाता था, जिससे जीवन के अयोग्य होने की नाजी अवधारणा के विकृत सौंदर्य आयाम का पता चलता था। इन परिस्थितियों के बावजूद महिला प्रतिरोध और एकजुटता के विशिष्ट रूप उभरे। ग्रामीण परिवार का गठन किया गया, जो महिलाओं के समूह थे जो दुर्लभ भोजन को साझा करते थे, बीमारियों के दौरान एक दूसरे की देखभाल करते थे और महत्वपूर्ण भावनात्मक समर्थन प्रदान करते थे। इन अनौपचारिक, प्रायः अंतर पीढ़ीगत संरचनाओं ने खोए हुए पारिवारिक संबंधों को पुनः स्थापित किया तथा जीवित रहने की संभावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया। कैदियों के बीच संगठित प्रतिरोध की अभिव्यक्ति भी हुई। सबसे अधिक प्रलेखित मामला रोजा रोबोटा, अला गर्टनर, रेजिना सफिरस्टाजन और एस्टर वॉजब्लम का है, जिन्होंने यूनियन आयुध कारखाने में काम करते समय हेम में छिपाकर या अस्थायी सैनिटरी नैपकिन में लपेटकर छोटी मात्रा में बारूद की तस्करी की थी। सौंडेर कमांडो को दी गई इस विस्फोटक सामग्री ने अक्टूबर 1944 के आंशिक रूप से सफल विद्रोह को संभव बनाया, जिसने श्मशान 4 को नष्ट कर दिया। चारों महिलाओं को पकड़ लिया गया, उन पर क्रूरतापूर्वक अत्याचार किया गया और 6 जनवरी 1945 को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। प्रतिरोध के अन्य रूपों में गुप्त शिक्षा, विशेष रूप से पोलिश कैदियों के बीच धार्मिक अनुष्ठानों का गुप्त अभ्यास और कलात्मक सृजन शामिल थे। सामूहिक रूप से याद की गई कविताओं, मौखिक रूप से प्रसारित गीतों तथा चुराई गई सामग्रियों पर बनाए गए छोटे छोटे चित्रों ने मानवता के टुकड़ों को ऐसे वातावरण में संरक्षित कर दिया जिसे उसे मिटाने के लिए तैयार किया गया था। यदि कोई जीवित बच जाता है तो बाद में उसकी गवाही देने के स्पष्ट इरादे से अत्याचारों को मानसिक रूप से रिकॉर्ड करना प्रतिरोध का एक और कार्य था। यह दृढ़ संकल्प कि दुनिया को सच्चाई पता चलनी चाहिए। जनवरी 1945 में जब लाल सेना ने आक्रमण किया तो लगभग 15,000 महिलाओं को बिरकेनौ से निकाला गया। वर्षों के कुपोषण और बीमारी से कमजोर होकर बिना किसी पर्याप्त आश्रय के अत्यधिक सर्दियों की परिस्थितियों में मार्च करने के लिए मजबूर होकर हजारों लोग इन मृत्यु मार्च के दौरान मारे गए। लगभग 2,000 महिलाएं जो चलने में असमर्थ थीं, उन्हें शिविर में छोड़ दिया गया, जहां सोवियत सैनिकों ने उन्हें 27 जनवरी को पाया। ऑश्विट्ज़ महिला शिविर होलोकॉस्ट की व्यापक भयावहता के भीतर एक विशिष्ट अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा स्थान जहां लैंगिक भेद्यता, नस्लीय और राजनीतिक उत्पीड़न के साथ जुड़ी हुई थी, जिससे पीड़ा के विशेष अनुभव पैदा हुए। लगभग 2 लाख महिलाएं जो इसके कंटीले तारों से होकर गुजरीं, उनमें से केवल 30,000 ही जीवित बच सकीं। उनकी गवाही से मानवीय पीड़ा की गहराई तथा अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी गरिमा और एकजुटता बनाए रखने की असाधारण क्षमता का पता चलता है। द लास्ट मार्च, कैसे नाजियों ने ऑश्विट्ज़ को मिटाने की कोशिश की। जनवरी 1945 के मध्य तक पूर्वी मोर्चा तेजी से टूट रहा था। सोवियत डिवीजन जर्मन क्षेत्र में इतनी तेजी से आगे बढ़े कि नाजी हाई कमान चिंतित हो गया। हेनरिक हिमलर को ऑश्विट्ज़ परिसर के दुश्मन के हाथों में चले जाने के परिणामों का एहसास था, इसलिए उन्होंने शिविर को खाली करने का आदेश जारी किया, जिसने शिविर के इतिहास के अंतिम चरण की शुरुआत की। 17 जनवरी को बर्फीले तूफान की आशंका वाले घने आसमान के नीचे ऑश्विट्ज़ के एसएस कमांडरों को आधिकारिक टेलीग्राम प्राप्त हुआ, जिसमें परिसर को पूरी तरह से खाली करने का आदेश दिया गया था। यह महज सैन्य स्थानांतरण नहीं था, बल्कि एक दोहरा उद्देश्य वाला अभियान था। सोवियत सेनाओं को व्यवस्थित नरसंहार के भौतिक साक्ष्य खोजने से रोकना तथा हजारों कैदियों, संभावित गवाहों को यह बताने से रोकना कि क्या हुआ था।
शिविर की प्रशासनिक मशीनरी ने तुरंत इस सामूहिक निकासी की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन तीव्र गतिविधि से भरे हुए थे। चयनित कैदियों की टीमों ने सशस्त्र निगरानी में काम किया, प्रशासनिक दस्तावेजों को नष्ट किया, गैस और दाह संस्कार सुविधाओं को आंशिक रूप से नष्ट किया तथा नरसंहार के भौतिक साक्ष्यों को मिटा दिया। श्मशान घाट की चिमनियां, जो वर्षों से लगातार धुआं उगल रही थीं, उड़ा दी गईं। विनाश सुविधाओं का विनाश जल्दबाजी में किया गया, लेकिन नरसंहार अभियान के पैमाने के कारण इसे पूरी तरह से छुपाया नहीं जा सका। इन अपराधों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त भौतिक साक्ष्य उपलब्ध रहेंगे। इसी समय कैदियों की टुकड़ियां निकासी के लिए व्यवस्थित की गईं। परिसर में शेष बचे लगभग 67,000 कैदियों में से लगभग 58,000 को छोड़ने के लिए उपयुक्त माना गया। चयन के मानदंड बेहद सरल थे। जो खड़े हो सकते थे उन्हें निकाला जाएगा। बाकी लगभग 9,000 लोग जो इतने बीमार या कमजोर थे कि चल नहीं सकते थे, उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया। 17 और 21 जनवरी 1945 के बीच, जब पोलिश सर्दी के मौसम में तापमान अक्सर 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता था, उस समय वह घटना शुरू हुई जिसे बाद में जीवित बचे लोगों ने मृत्यु मार्च कहा। सशस्त्र एसएस गार्डों द्वारा संरक्षित 500 से 1000 लोगों के समूहों में बांटे गए कैदियों ने 55 से 63 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशनों तक पैदल यात्रा शुरू की, जहां से उन्हें रीच के भीतर अन्य एकाग्रता शिविरों में ले जाया गया। इन जबरन मार्चों की स्थितियां संभवतः यातना शिविर प्रणाली की व्यवस्थित क्रूरता की चरम अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती थीं। हल्के धारीदार सूती वर्दी पहने, अक्सर बिना कोट या उचित जूते के, कैदी बर्फ से ढकी सड़कों पर आगे बढ़ते थे। भोजन की आपूर्ति व्यावहारिक रूप से न के बराबर थी। कई लोगों को मार्च के शुरू में केवल एक ही राशन मिला था, जो कई दिनों तक अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के लिए अपर्याप्त था। एसएस गार्डों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, जो भी कैदी देरी करेगा, थकावट से गिर जाएगा या भागने का प्रयास करेगा, उसे तुरंत मार दिया जाएगा। जीवित बचे लोगों और पोलिश नागरिकों जिन्होंने इन स्तंभों को देखा था के बयानों में बर्फ में लाशों के निशानों का वर्णन है। कुछ कैदियों को पता था कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने गोली लगने से पहले स्वेच्छा से सड़क से कुछ मीटर दूर चले गए, क्योंकि उन्होंने थकावट और ठंड के कष्टदायी संयोजन के बजाय त्वरित मौत को प्राथमिकता दी। यह अनुमान लगाया गया है कि इन निकासी अभियानों के दौरान लगभग 15,000 लोग मारे गए, जो हाइपोथर्मिया, थकावट और कुपोषण के घातक संयोजन के कारण पीछे रह गए या उनकी मृत्यु हो गई। जो लोग बच गए उन्हें ग्रॉसरोसेन, बुचेनवाल्ड, माउथहाउसेन या बर्गेन-बेल्सेन जैसे शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां अप्रैल-मई 1942 में मित्र राष्ट्रों द्वारा अंतिम मुक्ति से पहले उनमें से कई की मृत्यु हो गई। जैसे ही निकासी दल ने शीतकालीन परिदृश्य को पार किया, ऑश्विट्ज धीरे धीरे वीरान हो गया। अंतिम एसएस टुकड़ियों ने जल्दबाजी में फाइलें नष्ट कर दी और शेष शवदाह गृहों में विस्फोटकों का विस्फोट कर दिया। 23 जनवरी 1945 को उन्होंने अंतिम निरीक्षण किया और पश्चिम की ओर वापसी शुरू कर दी, जिससे परिसर लगभग खाली रह गया, सिवाय लगभग 9,000 कैदियों के जिन्हें गैर निकासी योग्य माना गया था। ये परित्यक्त लोग, जिनमें से अधिकांश असाध्य रूप से बीमार थे, पूर्ण अनिश्चितता के दिनों में जी रहे थे, बिना सुरक्षा कर्मियों के, लेकिन भागने में असमर्थ, बिना किसी व्यवस्थित भोजन के, लेकिन कभी कभी भागने से बचने के लिए छिपने में कामयाब रहे कैदियों की सहायता से वे निश्चित मृत्यु और असंभव प्रतीत होने वाली मुक्ति के बीच अधर में लटके रहे। 27 जनवरी 1945 को लाल सेना के प्रथम यूक्रेनी मोर्चे की 60वीं सेना की अग्रिम इकाइयां अंततः ऑश्विट्ज की परिधि तक पहुंच गईं। लेफ्टिनेंट एलिसावेता ग्रोमोवा सहित प्रवेश करने वाले पहले सोवियत सैनिकों को ऐसे दृश्यों का सामना करना पड़ा जो मानवीय समझ से परे थे। मेजर अनातोली शापिरो, जिन्होंने ऑश्विट्ज में प्रवेश करने वाली पहली इकाई की कमान संभाली थी, के प्रलेखित शब्दों में, हम समझ नहीं पाए कि जिन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को हमने पाया वे अभी भी जीवित कैसे थे। वे कंकाल थे। वे भीगी हुई धारीदार वर्दी पहने हुए थे और उन्हें कई दिनों तक बिना भोजन या गर्म पानी के छोड़ दिया गया था। बिर्केनौ सहित पूरे परिसर में सैनिकों को घोर वीरानी के दृश्य देखने को मिले। बैरकों में सैकड़ों शव बिना दफनाए पड़े थे। कई बचे हुए लोग इतने कमजोर हो गए थे कि वे अपने बिस्तरों से हिल भी नहीं सकते थे, और कुछ लोग टाइफाइड बुखार से सदमे या विक्षिप्तता की स्थिति में थे। उन्हें शुरू में यह भी समझ नहीं आया कि उन्हें मुक्त कर दिया गया है।
सोवियत संघ की पहली कार्रवाई व्यावहारिक और तत्कालिक थी। सैन्य चिकित्सा टीमों ने पूर्व प्रशासनिक भवनों में अस्थायी क्षेत्रीय अस्पताल स्थापित किए। चिकित्सा हस्तक्षेप अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना था। भोजन उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल रसोई घर स्थापित किए गए थे, लेकिन कई कैदी जो बेहद भूखे थे, कई वर्षों तक भूख से तड़पते रहने के कारण, नियमित भोजन को तेजी से निगलने के कारण आंतों की गंभीर जटिलताओं से पीड़ित हो गए। मुक्ति के बाद के हफ्तों में लगभग 300 जीवित बचे लोगों की मृत्यु हो गई। उनके शरीर इतने कमजोर हो गए थे कि वे चिकित्सा देखभाल के बावजूद भी ठीक नहीं हो सके। स्वास्थ्य स्थिति की गंभीरता ने जल्द ही उपलब्ध सैन्य संसाधनों को प्रभावित कर दिया। ऑस्विचिम और आसपास के क्षेत्र की पोलिश नागरिक आबादी से मदद मांगी गई। कई लोगों ने भोजन, कपड़े और दवाइयां लाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि ऐसे मामले भी दर्ज हैं जहां स्थानीय आबादी, जो लगातार यहूदी विरोधी भावना से ग्रस्त थी, ने यहूदी बचे लोगों को सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया। बचाव कार्यों के समानांतर व्यवस्थित दस्तावेजीकरण प्रक्रिया भी तुरंत शुरू हो गई। युद्ध अपराधों की जांच के लिए सोवियत राज्य असाधारण आयोग इसी उद्देश्य से सैन्य इकाइयों के साथ गया था।